हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल तनुजा बाय स्टडीज़। और हम बात कर रहे हैं चैप्टर 5 ऑफ क्लास 12 दैट इज़ जेनेटिक्स। ओके, तो आपको पता ही होगा, इससे पहले हम मोनो डाई हाइब्रिड क्रॉस को पूरा अच्छे से समझ चुके थे। देन क्रोमोसोमल थ्योरी को भी हमने अच्छे से पढ़ लिया था। उसके बाद अब हम बात करने वाले हैं लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, तो चलिए क्विकली इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, लिंकेज रिकॉम्बिनेशन, एक्चुअली लिंकेज क्या है? इट इज़ अ एक्सेप्शन। इफ यू विल सी, दिस इज अ एक्सेप्शन ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस। याद रखना, जैसे कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस का एक्सेप्शन हमने पढ़ा था इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस, जैसे वैसे ही लिंकेज का एक्सेप्शन है डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो बात करते हैं, डायरेक्ट एक बार रीड करते हैं। Morgan carried out several dihybrid crosses in Drosophila to study genes that were sex-linked. The crosses were similar to dihybrid cross carried out by the Mendel in peas. For example, Morgan hybridized yellow-bodied white-eye female to brown-body red-eye male and intercaused they have F1 progeny. किसके बीच में किया? ड्रोसोफिला की। ओके, ड्रोसोफिला की यहाँ पे कुछ कुछ वेराइटीज़ ली, एक येलो बॉडी एंड वाइट आई एंड ब्राउन बॉडी रेड आई, और फिर उनको इंटरक्रॉस कराया। What he observed that two genes did not segregate independently each other and F2 ratio deviate from very significantly from 9331 ratio। इससे डेविएट करके एक्चुअली कहाँ पे चला जाता है? 3:1, मतलब मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जो रेशो है उसको फॉलो करने लगता है। हमने बोला डाईहाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है कि जितने भी अलील हैं इंडिपेंडेंटली असॉर्ट फ्रॉम ईच अदर, कोई किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है और डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनाते हैं, जिसकी वजह से ये वी गॉट दिस काइंड ऑफ रेशो। ओके, बट लिंकेज में क्या हो गया? यहाँ पे कुछ जीन लिंक हो गए जिसकी वजह से ये रेशो डेविएट हो रहा है। एक्चुअली क्या होता है मैं आपको समझा देती हूँ। दिस इज होमोलोगस क्रोमोसोम, यू नो इट वेरी वेल राइट। एक फादर से आया है, एक मदर से आया है। अब इस क्रोमोसोम पे कुछ जीन्स प्रेजेंट है लाइक दिस। सपोज दिस इज ABC। ठीक है बेटा, इसी के ही अलील प्रेजेंट है दूसरे पे, लग सपोज ABC स्मॉल। ओके, सेम भी हो सकते हैं, कैपिटल भी हो सकते हैं। ओके, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोगों को। नाउ समटाइम्स व्हाट हैपन, दीज टू जीन्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। ओके, एंड उसकी वजह से दे बिकम लिंक। ओके, ये इतने पास पास हो गए कि ये क्या हो गए? लिंक हो गए। यानी कि अब ए जहाँ जहाँ जाएगा बी भी वहाँ पर ही जाएगा। समझ रहे हो? यानी कि अब ए बहुत ज़्यादा डिफरेंट कॉम्बिनेशन, यानी कि बी के साथ बाइंड नहीं हो पाएगा क्योंकि बी तो ऑलरेडी जा रहा है। ये सिर्फ इसके साथ बाइंड हो रहा, इसके साथ भी नहीं होगा। लाइक सी, ओनली सी के साथ ये एक कॉम्बिनेशन बना पाएगा और ये एक इसके खुद के सी के साथ। तो यानी कि समझ रहे हो कि ए और बी बाइंड हो गए, तो अब उसके जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन बन सकते थे कि वो स्मॉल बी के साथ बाइंड हो सकता था, कैपिटल बी जो है वो स्मॉल ए के साथ बाइंड हो सकता था, ये कुछ भी पॉसिबिलिटी सब खत्म हो गई because of the linkage that deviate the ratio from 9331 to 3:1. Okay, this is what we are saying, this is the exception of law of independent assortment, क्योंकि अगर ये लॉ फॉलो करते तो ये सब चीज़ें ए बी सी ये इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं। आई बात समझ में? नाउ Morgan and his group knew that genes were located on X chromosome and saw quickly when the two genes in a dihybrid cross were situated on the same chromosome, the proportion of parental gene combination were much higher than the non-parental type, है ना। मतलब इससे जो प्रोजेनी मिली F1 प्रोजेनी, उसमें जब देखा गया उसके थ्रू F2 प्रोजेनी में भी देखा गया, सब में ये देखा कि ये अपने पेरेंट के एग्जैक्टली सिमिलर है। नए नए कॉम्बिनेशन या कुछ वेरिएशंस वाले बहुत कम नंबर में है। Okay, so Morgan attribute this due to the physical association or linkage of two gene. Okay, तो अगर आपको define करना हो तो what will you say? It's physical association of two gene. And उसको नाम दे दिया इसने linkage. Okay, very important question, frame on this one. Now to describe this physical association of gene on a chromosome, and the term recombination to describe the generation of non-parental gene combination, है ना। मतलब जब ये एक दूसरे के साथ डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो डेफिनेटली पेरेंट के जैसे नहीं दिखाई देंगे, तो नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन भी बना रहे हैं। Morgan and his group also found that even when genes were grouped on the same chromosome, some genes were very tightly linked, okay, showed very low recombination, while other were loosely linked, show higher recombination, है ना। कई बार इतने टाइटली लिंक है कि यहाँ पे कोई कॉम्बिनेशन के चांस ही नहीं है,
और किसी में थोड़े से लूजली लिंक है कि वहाँ पे थोड़ा बहुत रिकॉम्बिनेशन के चांस भी पॉसिबल है. ओके, फॉर एग्जाम्पल ही फाउंड दैट जीन्स white and yellow were very tightly linked and showed only 1.3% recombination. ठीक है, सिर्फ इतना ही रिकॉम्बिनेशन बना रहा है. while white and miniature wing showed 37.2% recombination. बट क्योंकि ये वाले white and या दिस वन वाइट एंड मिनिएचर विंग जो थी वो काफ़ी एक दूसरे से सेपरेटेड थे, लिंक नहीं थे, तो वहाँ पे रिकॉम्बिनेशन की रेट ज़्यादा थी. हिज स्टूडेंट एल्फ्रेड स्टुअर्टवेंट. ओके, स्टुअर्टवेंट, ये नाम ध्यान रखना, इस पर क्वेश्चन बहुत बार फ्रेम होता है. ही यूज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन जीन पेयर ऑन द सेम क्रोमोसोम एज अ मेजर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन जीन एंड मैप देयर पोजिशन ऑन द क्रोमोसोम. याद रखना, इसने एक्चुअली दो जीन के बीच की डिस्टेंस को फाइंड आउट किया, कैसे मेजर कर सकते हैं, उसके बेसिस पे क्रोमोसोम के पे पोजीशन पता की. टुडे जेनेटिक मैप आर एक्सटेंसिवली यूज एज द स्टार्टिंग पॉइंट इन द सीक्वेंसिंग ऑफ होल जीनोम एज वॉज डन इन केस ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. ओके, डिस्क्राइब लेटर. समझ में आई बात? तो देखिए, जो इन्होंने बोला उसी को बात कर लेते हैं. पहले क्रॉस ए की बात करते हैं. यहाँ पे लिया येलो बॉडीड एंड वाइट. ओके, ये वाला एक लिया, और डब्ल्यू प्लस जो शो करता है वो आपके शो करता है वाइल्ड टाइप को. वाइल्ड टाइप मतलब क्या, जो जैसा पहले से था वैसे ही ओरिजिनल कंडीशन वाला है. ओके, जब इसकी F1 जनरेशन पैदा हुई तो सब क्या हुई, अपने ओरिजिनल लाइक वाइल्ड टाइप या येलो वाइट पैदा हुई. देन जब इसका F2 जनरेशन पता किया गया, सो इट वाज फाउंड कि पेरेंटल टाइप में तो ये 98.7% है, और रिकॉम्बिनेशन यानी नॉन पेरेंटल में ओनली 1.3% ही आ रहे हैं. सब पेरेंटल वाले में जा रहे हैं. तो आप देख सकते हैं ये भी पेरेंटल है, ये भी पेरेंटल है, दे ऑल आर पेरेंटल. बट यहाँ पे देखिए ये डिफरेंट है, एक नया कॉम्बिनेशन बन गया है ये वाला, दैट्स वाई दिस इज नॉन पेरेंटल. ओके, तो यहाँ पे यानी तो फिर क्रॉस बी की बात करते हैं. उसमें है वाइट आई मिनिएचर विंग्स, यहाँ पे भी एक वाइल्ड टाइप है. ओके, F1 जनरेशन में सेम एफ पेरेंट वाला मिला, और F2 जनरेशन में जब देखा तो ये वाले तो थे पेरेंट के जैसे जो 62.8% था, और ये नॉन पेरेंटल थे जो 37.2% था. ठीक है ना, आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए अलग अलग कॉम्बिनेशन बन रहे हैं. ओके, तो इसके बेसिस पे व्हाट आर यू ऑब्जर्विंग, किस में लिंकेज हो रहा है, ए में लिंकेज हो रहा है या बी में. ओके, सो यू विल से कि दैट ए में लिंकेज शो हो रहा है. क्यों लिंकेज शो हो रहा है, क्योंकि ये इतने पास पास हैं कि दे बोथ आर लिंक टुगेदर. अब ये दूर जा ही नहीं पा रहे, तो वाई डब्ल्यू को छोड़ेगा तभी तो इस डब्ल्यू प्लस के साथ बाइंड हो पाएगा. तो यहाँ पे ये वाली चीज़ें बहुत ही कम परसेंट पे बन रही है, बिकॉज ये बाइंड है किसके साथ, स्मॉल डब्ल्यू के साथ. सो दैट्स व्हाट लिंकेज. डिड यू गेट इट? ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस. देखिए पॉलीजेनिक यानी कि मल्टीपल जीन, समझ के आ रहा है इससे नाम से, मल्टीपल जीन विच कंट्रोल वन कैरेक्टर. समझ रहे हो, दैट इज कॉल्ड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस. कि मतलब कोई फिनोटाइप है वो एक से ज़्यादा जीनोटाइप से कंट्रोल हो रहा है, तब उसको हम बोलते हैं पॉलीजेनिक. ओके, एंड बेस्ट एग्जाम्पल इज लाइक हेयर कलर. एंड दूसरा हम एग्जाम्पल जो हम बहुत ज़्यादा कॉमनली पढ़ते हैं दैट इज स्किन कलर. ये क्या होते हैं, दे आर शोइंग पॉलीजेनिक, यानी एक से ज़्यादा मल्टीपल ऑफ अलील और जीन जो है वो कोड करते हैं. आप देखेंगे स्किन का कलर या तो डार्क या वाइट, एकदम वाइट नहीं होता, उसके बीच में बहुत सारी शेड्स मिलती है. इट्स बिकॉज ऑफ दिस पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस. रीड आउट करते हैं. Mendel studied mainly described those traits that have distinct alternative forms, such as flower color, which are either purple or white. But if you look around, you will find that there are many traits which are not so distinct in their occurrence and are spread across the gradient. For example, in human, we don't just have tall or short people as two distinct alternative, but a whole range of possible height. सच ट्रेट आर जनरली कंट्रोल बाय 3 और मोर जीन. ठीक है ना, तो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो हाइट, दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल. ओके, सो बिसाइड्स द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मल्टीजन जीन, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस ऑल्सो टेक्स इनटू अकाउंट द इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरनमेंट. Human skin color is another classic example for this. In polygenic trait, the phenotypic reflect the contribution of each allele, that is allele of each effect of each allele is additive. To understand this better, let's assume that 3 जीन. अब देखिए assume करते हैं कि ये 3 जीन हैं.
अब इन सब के अलील अलग अलग हो सकते हैं, या तो ये या फिर ये, है ना, या फिर ये या फिर ये, और या फिर ये और या फिर ये। अब क्या करेगा, ये बहुत अलग अलग कॉम्बिनेशन, अगर मान लो ये आ गया तो क्या हो गया, एकदम डार्क शेड हो गया, है ना। मान लो ये वाला आया, बिल्कुल ही सब रेसेसिव है, तो वाइट हो गया, टोटली वाइट हो गया। बट अगर ये वाला कॉम्बिनेशन आया, अगर ये वाला कॉम्बिनेशन आया, इफ़ दिस कॉम्बिनेशन, if this combination, if this one combination और this one combination, there's so many combination you can get, and यहाँ पे आना आपको बहुत ही different shades मिलेंगी स्किन की, you will get different shades of skin over here. So because एक से ज़्यादा जीन कंट्रोल कर रहे हैं, इसकी वजह से ही different shades मिल रही है, this is called polygenic. So you will see ABC control कर रहे हैं, responsible for dark skin color, and recessive form B ABC for light skin color. The genotype with all dominant allele will have darkest skin color, and that all recessive allele will have the lightest skin color. As expected, the genotype with 3 dominant allele and their 3 recessive allele will have intermediate skin color. In this manner, the number of each type of allele in a genotype would determine the darkness or lightness of skin in an individual. आई बात समझ में? आर यू गेटिंग? हाँ, अब बात करते हैं प्लियोट्रॉपी. सो लेट्स टॉक अबाउट प्लियोट्रॉपी. ये इसका क्या है, जस्ट ऑपोजिट है. यहाँ पे क्या होता है, एक सिंगल जीन होता है एंड ये क्या करता है, इट कंट्रोल और कोड फॉर मल्टीपल इफेक्ट, या आप बोल सकते हो मल्टीपल फिनोटाइप. ठीक है बेटा, समझ में आया? तो ये इसका जस्ट ऑपोजिट है प्लियोट्रॉपी. So we have so far seen the effect of a gene on a single phenotype. There are, however, instances where a single gene can exhibit multiple phenotypic expression. Such a gene is called pleiotropy gene. The underlying mechanism of pleiotropy in most cases is the effect of a gene on metabolic pathway, which contribute towards different phenotype. है ना, मतलब इसकी वजह से एक जीन कोड हो रहा है जो किसी मेटाबॉलिक पाथवे को पर अफेक्ट कर रहा है और उसी की वजह से डिफरेंट phenotypic आ रहे हैं. An example of this is disease phenylketonuria, okay, which occurs in human. The disease is caused by mutation in a gene that code for the enzyme phenylalanine hydroxylase. इसकी वजह से phenylketonuria होता है. Actually ये जो phenylalanine है ये क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है फिनाइल पायरुविक को फिनाइल एलेनिन को कन्वर्ट कर देता है फिनाइल पायरुविक में, है ना, पायरुविक में. बट क्या होता है, इन फिनाइल कीटोन्यूरिया में ये एंजाइम ही प्रेजेंट नहीं होता. जब ये प्रेजेंट नहीं होता तो फिनाइल एलेनिन भी इस पायरुविक में कन्वर्ट नहीं होता और ये क्या होने लगता है, ये बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होने लगता है धीरे धीरे एंड कम्प्लीटली क्या हो जाता है, बहुत अलग अलग सिम्टम आते हैं. ब्रेन जो होता है वो मेंटली रिटार्डेड होता है, ओके, रिटार्डेड रहेगा. और दूसरी चीज़ इसकी वजह से ब्लैक यूरिन आता है, ओके, हेयर स्किन पिगमेंटेशन दे ऑल गेट अफेक्टेड. ओके, डिड यू गेट इट? तो यानी कि एक ही जीन है वो मल्टीपल इफेक्ट दे रहा है, मल्टीपल चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है. अगर ये नहीं हुआ तो फिर बहुत सारे डिफेक्ट्स क्रिएट हो जाएंगे. तो ये दिस इज अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ प्लियोट्रॉपी. दिस मैनिफेस्ट्स इटसेल्फ थ्रू फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन कैरेक्टराइज्ड बाय मेंटल रिटार्डेशन एंड रिडक्शन इन हेयर एंड स्किन पिगमेंटेशन. समझ में आई बात? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो चलिए यहाँ आज हम इतना ही लेते हैं, आज बहुत छोटा सा ही लेंगे. नेक्स्ट क्लास में हम काफ़ी कुछ कवर अप करेंगे. ठीक है, तो आज यहाँ का पढ़ के रखिए, फिर कोई डाउट आएगा तो मुझे ज़रूर बताना. ओके, टेक केयर, बाय बाय.